नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर सरल रेखा में गति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्वरण एक्सेलरेशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एक्सेलरेशन को परिभाषित करेंगे, उसके पश्चात इसके मात्रक विमा की चर्चा करेंगे। एक्सेलरेशन एक सदिश राशि होती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि विभिन्न स्थितियों के अंदर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो हर एक स्थिति में इसकी दिशा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। उसके पश्चात एक्सेलरेशन के प्रकार, एक समान त्वरण, परिवर्ती या असमान त्वरण, औसत त्वरण और अंत में तात्क्षणिक त्वरण का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। एक्सेलरेशन त्वरण होता क्या है? देखिए, समय के साथ में जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। वेग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो देखिए, वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो जब विस्थापन में परिवर्तन होता है तो उसको हम वेग कहते हैं। और वेग एक सदिश राशि होती है। वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। और यदि सदिश राशि है तो उसका परिमाण भी होगा, साथ में उसकी दिशा भी होगी। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ में उनकी डायरेक्शन भी होती है। तो वेग एक सदिश राशि है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। अब यदि समय के रेस्पेक्ट इस वेग का या तो परिमाण या दिशा या दोनों में भी बदलाव होता है तो वहां पर एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो त्वरण की सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, वेग में परिवर्तन की दर या प्रति एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहा जाता है। ओके, क्योंकि वेग है वो एक सदिश राशि है जिसकी वजह से उसका परिमाण भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। चलिए एक बार मैं इन सबको हटा देता हूं। यहां पर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं। क्या है? किसी कण द्वारा, किसी कण या वस्तु पिंड द्वारा, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन, वेग में, यहां पर द्वारा की बजाय यहां के लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या है? तो किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ओके, त्वरण कहलाता है। अब देखिए, ये एक्सेलरेशन को ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? ए वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, फिर देखें, ए से इसको प्रदर्शित करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टा उसमें लगा समय, उसमें लगा समय
तो वेग में परिवर्तन बट्टे व समय, उसमें परिवर्तन, उस परिवर्तन में लगे समय का जो अनुपात है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे मैं यहां पर बात कर लूं कि t1 समय पर वेग, t1 समय पर जो वेग है वो है v1 वेक्टर। फिर जब समय t2 हो जाता है तब वेग हो जाता है v2। t2 समय पर वेग क्या हो जाता है, v2 हो जाता है। ठीक है, देन यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, a वेक्टर इक्वल टू वेग में परिवर्तन कितना हो गया, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये आ गया। और समय में परिवर्तन कितना होगा, t2 माइनस t1 आ गया। इस वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा v वेक्टर से पुट करेंगे और इसको हम डेल्टा t से पुट करेंगे। ये हमारे पास में आ चुका है एक्सेलरेशन का सूत्र, फॉर्मूला डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, वेग में परिवर्तन बट्टे में उस परिवर्तन में लगे समय का अनुपात है, उसको हम त्वरण कहते हैं, त्वरण कहलाता है। अब यहां पर मैं त्वरण के मात्रक विमा की चर्चा करूंगा। देखिए, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक एक्सेलरेशन का क्या मात्रक होगा, तो देखिए एक का मात्रक वही होगा जो डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t का मात्रक होगा। डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t का मात्रक, तो v यहां पर वेग है और वेग में जो वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। डेल्टा t ये समय है, इसका मात्रक सेकंड होता है। तो फाइनली जो एक का मात्रक है, एक का मात्रक है वो हमारे पास में आ जाता है, ये सेकंड यहां से नीचे आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक आ जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का मात्रक आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं इसकी विमा की, तो त्वरण की विमा, त्वरण की विमा, तो देखिए त्वरण की विमा क्या होगी, एक की विमा वही होगी जो डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t की विमा होगी, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t की विमा। तो यहां से डेल्टा t और डेल्टा v दोनों की विमा देख लेते हैं। वेग की विमा होती है L1 t माइनस 1 और बट्टे में भी समय है जिसकी विमा हो जाएगी t1। तो फाइनली एक की विमा क्या निकल कर आ रही है, एक की विमा ये हमें मिल रही है m की घात 0, l की घात 1, t की घात -2, क्योंकि ये t ऊपर जाएगा, एक माइनस की घात पहले से पड़ी, ये और ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी। ये अपने पास में एक्सेलरेशन की विमा आ चुकी है। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूंगा, ये एक सदिश राशि है और सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, त्वरण की दिशा अब देखेंगे। चलिए पहले मैं एक बार त्वरण का फॉर्मूला आपके सामने पुनः पुट कर देता हूं। a वेक्टर बराबर था वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटेवा उसमें लगा समय, उसमें लगा समय, वेग में परिवर्तन बट्टा उसमें लगा समय। अब आप यहां पर देखेंगे वेग खुद एक सदिश राशि होती है, तो वेग के अंदर परिमाण और दिशा दोनों शामिल है। इसका परिमाण भी होता है साथ में दिशा भी होती है। वेग का क्या होता है, परिमाण, और साथ में क्या होती है, दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो दोनों से मिलकर वेग बनता है।
अब बात करते हैं जब वेग में परिवर्तन की, तो वेग में परिवर्तन का मतलब है उसका परिमाण बदल सकता है, उसकी दिशा बदल सकती है, दोनों में से कोई सी एक राशि चेंज हो सकती है, दोनों का मान भी चेंज हो सकता है, तो त्वरण क्रिएट होगा। तो मैं यहां पर 3 स्थितियां आपको बताने वाला हूं, जब परिमाण बदले, जब वेग की दिशा बदले और जब दोनों बदले। जब वेग का परिमाण बदले तब त्वरण की डायरेक्शन किधर होगी, जब वेग की दिशा, देखो वेग में परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण क्रिएट होगा, तो त्वरण की डायरेक्शन किधर होगी, ये एक सदिश राशि है, वेग सदिश है, त्वरण भी सदिश राशि होती है। त्वरण कैसी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, त्वरण एक क्या है, सदिश राशि है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए मैं आपको यहां पर 3 स्थितियां बताने वाला हूं। हमारे पास में पहली स्थिति है जब वेग का परिमाण परिवर्तित हो, जब क्या हो, जब वेग का परिमाण बदले, परिमाण का मतलब है केवल उसका मान बदल रहा है, वेग का परिमाण परिवर्तित हो, वेग के परिमाण में बदलाव आए। तो इस स्थिति को देखें, पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसके लिए। जैसे हमने किसी वस्तु को, एक हमारे पास में गेंद है, उसको नीचे से ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, नीचे से जब ऊपर की ओर फेंका तो डायरेक्शन तो सेम रह रही है, लेकिन वेग का मान चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेग कम होता होता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये ऊपर से वापस नीचे आएगा तो यहां पर वेग 0 है, यहां पर वेग इंक्रीज होगा, v की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और इधर ऊपर जाएंगे तो v की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, v की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है विद्यार्थियों। तो यहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, दोनों ही स्थितियों में जब कण नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, एक सरल रेखा में गति करता है, वेग की दिशा चेंज नहीं होती, बट यहां पर परिमाण चेंज हो रहा है, वेग का मान बदल रहा है। यहां से नीचे से जब ऊपर जाएगा तो वेग का मान कम होता जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो वेग का मान बढ़ता जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जब केवल परिमाण बदलता है तो त्वरण की डायरेक्शन या तो वेग की दिशा में होती है या वेग की विपरीत दिशा में होती है। तो देखो यहां पर वेग का मान तो बदल रहा है, लेकिन वेग की जो डायरेक्शन है उसकी मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं कि वेग की डायरेक्शन क्या है। यहां पर वेग की डायरेक्शन है ऊपर और यहां पर वेग की डायरेक्शन है नीचे। ये अब की बार मैंने इनकी डायरेक्शन लिखी है, वेग यहां पर डिक्रीज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन ऊपर ही है, भाई ऊपर ही है, ऊपर जा रहा है पिंड, लेकिन उसका वेग कम होता जा रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, इस वेग की, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, इसको नीचे की ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से इसका वेग धीरे धीरे कम हो रहा है, तो त्वरण की डायरेक्शन इस वेग की विपरीत दिशा में है। तो जब वेग घटता है तब त्वरण उसकी विपरीत दिशा में होता है। यहां पर वेग लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण है वो वेग की दिशा में ही होता है। तो ये वाली स्थिति आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि जब वेग का परिमाण परिवर्तित हो तब त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा वेग की दिशा में, वेग की दिशा में या वेग की विपरीत दिशा में, वेग की विपरीत दिशा में, वेग की विपरीत दिशा में, या तो वेग की दिशा में या वेग की विपरीत दिशा में होती है, या तो वेग की दिशा में होगी या वेग की विपरीत दिशा में होती है। अब देखो वेग की दिशा में कब होगी, जब वेग बढ़े, v बढ़ता है तब की बातें हैं। जब v क्या होता है, बढ़ता है, और v घटता है, इस स्थिति में v क्या होगा, डिक्रीज होगा। दोनों स्थितियां आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब वेग का परिमाण चेंज हो रहा है तो
वेग की डायरेक्शन में भी त्वरण हो सकता है, वेग की विपरीत दिशा में भी हो सकता है। वेग की दिशा में तब होगा जब वेग बढ़ेगा, और विपरीत दिशा में तब होगा जब वेग घटेगा। अब मैं बी स्थिति लेकर चल रहा हूं, जब वेग की दिशा परिवर्तित हो, जब केवल वेग की दिशा में परिवर्तन हो, जब केवल वेग की दिशा में परिवर्तन हो, वेग की दिशा में परिवर्तन हो, वेग की केवल और केवल डायरेक्शन बदले, केवल दिशा में परिवर्तन हो, तो उस स्थिति में वेग की जो डायरेक्शन है उसके ठीक लंबवत दिशा में त्वरण की डायरेक्शन होगी। तो त्वरण की दिशा वेग के लंबवत होती है। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देता हूं। ये जैसे हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई कण गति कर रहा है। जैसे यहां पर वेग की डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन में है, और इस क्षण पर बात करें तो वेग की डायरेक्शन ये है। ओके, वेग की डायरेक्शन हर क्षण बदल रही है, वेग की दिशा लगातार चेंज हो रही है, और वेग की दिशा जब बदलती है तब त्वरण की डायरेक्शन इस वेग के ठीक लंबवत दिशा में होती है, ठीक लंबवत दिशा में होता है, ये त्वरण की डायरेक्शन होगी। तो जब वेग की दिशा बदलती है, केवल दिशा बदलती है, तो त्वरण की डायरेक्शन वेग के लंबवत होती है। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने मैंने पुट कर दिया। सर्कुलर पाथ में यदि कोई कण गति करता है तो वहां पर जो त्वरण की डायरेक्शन है वो वेग के लंबवत होती है। तो परिवर्तन हो तो त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा वेग के लंबवत होती है, वेग के लंबवत, वेग के लंबवत होती है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सर्कुलर पाथ में ऐसा होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जब दोनों ही चीजें चेंज हो, तब दोनों ही चीजों में बदलाव आता हो, तो उस स्थिति में क्या होगा। अगला पेंच ले लेता हूं मैं। यहां पर एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। यह हमारे पास में क्षैतिज तल है, और यहां से किसी वस्तु को ऐसे फेंका जा रहा है। यह है प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति है? इस गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होता है, वेग की दिशा और परिमाण दोनों ही चेंज होते हैं, क्योंकि यहां पर वेग के दो घटक होंगे। वेग के कितने घटक होंगे? दो घटक होने वाले हैं, और दोनों ही, जैसे वेग का ये डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन से इसको हम दो घटकों में तोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक घटक इस तरीके से क्षैतिज तल के अंदर, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। तो इस ऊर्ध्वाधर घटक के अंदर वेग का जो मान है वो कम होता जाएगा। तो एक तो होता है इसका मान कम करने वाला, एक होता है इसके ठीक परपेंडिकुलर, कह सकते हैं इस घटक के ठीक लंबवत दिशा में होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी वेग की दिशा भी बदल रही है, लगातार दिशा क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। और यहां पर परिमाण भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। परिमाण और दिशा दोनों ही यहां पर क्या हो रही है, उसमें बदलाव आ रहा है। तो त्वरण की जो डायरेक्शन है वो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो त्वरण की डायरेक्शन होती है वो तो होती है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि यहां पर तो गुरुत्वाकर्षण बल ही लगता है, गुरुत्वीय त्वरण ही काम करता है। लेकिन जैसे कायदा ये कहें कि भाई वेग इधर है, कम हो रहा है, तो कम होने वाले त्वरण की वजह से, चलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, अब समझाता हूं कि एक तो त्वरण का डायरेक्शन होती ये, एक तो त्वरण की वैल्यू गलत कर दी हमने। एक तो त्वरण होता है वेग कम हो रहा है ना, तो एक तो होता है इस डायरेक्शन में त्वरण, और एक होता त्वरण इस डायरेक्शन में, ठीक है। दो त्वरण हो गए। ये वाला तो इस वेग के परपेंडिकुलर है, वेग के परपेंडिकुलर,
तो ये तो हो गया अभिकेंद्रीय त्वरण, वर्ताकार पथ वाली स्थिति वाला त्वरण है ये दो। ठीक है, इसको ए सी से पुट कर रहा हूं, इसको मैं ए टी से पुट कर रहा हूं, और परिणामी त्वरण इधर होगा। ये आपको समझना है। जब वेग की दिशा और परिमाण दोनों बदलती है तब वहां पर दोनों त्वरण उत्पन्न होते हैं, और दोनों त्वरण की परिणामी डायरेक्शन में परिणामी त्वरण होता है। ठीक है, तीसरी वाली कंडीशन क्या है? जब वेग का परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित हो, दोनों में परिवर्तन हो, तो यहां पर दो त्वरण होंगे और दोनों के परिणामी ए टी व ए सी त्वरण उत्पन्न होंगे। त्वरण के परिणामी त्वरण की डायरेक्शन में होगी, इसकी दिशा त्वरण की दिशा में होगा। देखो, इनकी परिणामी का परिमाण निकालने का तरीका ये सब कुछ हम आगे पढ़ लेंगे, बट फिलहाल आपको ये समझना है कि दोनों त्वरण के बीच में होती है। ओके, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ेंगे इनको बेटर तरीके से समझते जाएंगे। समतल में गति वाला जब चैप्टर आएगा तो वहां पर सदिशों का वियोजन, सदिशों का परिणामी का परिमाण कैसे ज्ञात करते वो वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहां पर एक्सेलरेशन के प्रकार। तो देखिए, एक्सेलरेशन है वो चार प्रकार का होता है। जैसे हमने चाल के प्रकार पढ़े हैं, हमने वेग के प्रकार पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से ही हमारे पास में एक्सेलरेशन के भी प्रकार हैं। ये चार प्रकार का होता है: एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। तो इसमें तात्क्षणिक त्वरण है वो काफी महत्वपूर्ण है। बाकी की जो त्वरण है उसको आप सिंपल तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक समान त्वरण का मतलब है त्वरण का परिमाण और दिशा नियत बनी रहे, या हम कह सकते हैं कि समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान हो। तो देखो, इसको दो तरीके से मैं आपके सामने डेफिनेशन पुट करने वाला हूं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा त्वरण जिसमें ऐसा त्वरण जिसमें इसका परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे, समय के साथ अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, तो उस त्वरण को हम एक समान त्वरण कहेंगे, एक समान त्वरण कहा जाता है। दूसरे तरीके से भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि समान समयांतरालों में वेग में परिवर्तन यदि समान है तो उसको हम एक समान त्वरण कहेंगे। यदि समान समयांतरालों में, समान समयांतरालों में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन समान हो, वेग में परिवर्तन क्या हो? समान हो, तो उस त्वरण को हम एक समान त्वरण कहेंगे, एक समान त्वरण कहा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरा प्रकार, परिवर्ती असमान त्वरण। इसमें इसकी ठीक अपोजिट डेफिनेशन होने वाली है कि त्वरण का परिमाण या दिशा या दोनों में से कोई भी चेंज हो रहा हो तो उस त्वरण को हम असमान त्वरण कहेंगे, परिवर्ती त्वरण कहा जाएगा।
तो ऐसा त्वरण जिसमें इसका परिमाण या तो इसका क्या हो, परिमाण मतलब उसकी वैल्यू, परिमाण या दिशा या दोनों, या क्या हो, दोनों में परिवर्तन हो, दोनों में परिवर्तन हो, कोमा परिवर्ती त्वरण कहलाता है। परिवर्ती त्वरण कहलाता है। परिवर्ती त्वरण कहलाता है, असमान त्वरण कहलाता है। हम दूसरे तरीके से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि समान समय अंतरालों में वेग में परिवर्तन यदि भिन्न भिन्न है तो उसको हम असमान त्वरण कहेंगे। यदि समान समयांतरालों में वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो, असमान या परिवर्ती त्वरण कहलाता है। असमान या परिवर्ती त्वरण कहलाता है। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब हम तीसरे त्वरण की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस स्थिति के अंदर औसत त्वरण का मतलब हो गया वेग में कुल परिवर्तन बट्टा उस परिवर्तन में लगा कुल समय, तो उस त्वरण को हम औसत त्वरण कहेंगे। एवरेज ये हो जाएगा वेग में कुल परिवर्तन, बट्टा उसमें लगा समय, क्या कहलाता है, औसत त्वरण कहलाता है। तो किसी पिंड के वेग में कुल परिवर्तन, तथा उसमें लगे समय का जो अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, औसत त्वरण कहलाता है। औसत त्वरण कहलाता है। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम अंतिम प्रकार तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यह है किसी क्षण विशेष पर त्वरण, जो होता है उसको हम तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। क्षण विशेष पर जो त्वरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, विशेष पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। ओके, अब क्या है, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने ये देखा, वेग में परिवर्तन बट्टे में उसमें लगा समय, ये हमने पढ़ा। ठीक है, उसमें लगा समय। तो देखिए प्रारंभिक वेग यदि हमारे पास में v1, अंतिम वेग v2, तो दोनों का अंतर कर देंगे, ये समय में परिवर्तन आ जाएगा।
ये वेग एक सदिश राशि है, इस तरीके से पुट करेंगे। इसको मैं डेल्टा v वेक्टर से पुट कर सकता हूं। अब यदि समय अति अल्प हो, ये डेल्टा t आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा होता है, अति अल्प होता है, तो उस स्थिति में जो त्वरण होगा उसको हम तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट यदि जो एक्सेलरेशन होगा वो है। तो यहां पर यदि हम क्या कर दें, यदि समय अति अल्प हो, समय अति अल्प हो, समय बहुत छोटा हो, इसका मतलब क्या है, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी है वो जीरो की ओर अग्रसर है। देखो इसका मतलब है कि जो समय है वो बहुत छोटा है, जीरो के नजदीक है, बट जीरो नहीं है, जीरो के नजदीक है, काफी नजदीक पहुंच गए हम जीरो के। इसका मतलब समय बहुत छोटा है, अति अल्प है, लेकिन जीरो नहीं है। तो उस स्थिति में इस एक्सेलरेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे। ये हमने कंडीशन यहां पर पुट कर दी है, लिमिट यहां पर डाल दी है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। और ऐसा यदि अपने पास में एक्सेलरेशन आ जाता है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे dv बाई डी टी। जो अल्प परिवर्तन है डेल्टा v बाई डेल्टा टी, इसको हम dv बाई डी टी में पुट कर देंगे और इसी को हम त्वरण कह रहे हैं, तात्क्षणिक त्वरण कह रहे हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर तात्क्षणिक त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन, डी बाई डी टी का मतलब है समय के साथ में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर तात्क्षणिक त्वरण कहलाती है। तात्क्षणिक त्वरण कहलाती है, तात्क्षणिक त्वरण कहलाती है। ओके, तात्क्षणिक त्वरण कहलाती है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। चारों प्रकार समाप्त हो गए हैं। अब थोड़ी सी मैं यहां पर चर्चा करता हूं कि जो त्वरण है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। त्वरण क्या हो सकता है, त्वरण धनात्मक भी पॉसिबल है और ऋणात्मक भी पॉसिबल है और शून्य भी पॉसिबल है। ये कौन कौन सी स्थिति में धनात्मक होता है, कौन सी स्थिति में ऋणात्मक और कौन सी स्थिति में शून्य होता है, ये हमारे को समझना है, ये हमारे को समझना होगा। तो समझते हैं। सबसे पहले तो त्वरण शून्य कब होगा। त्वरण शून्य होने का मतलब है अपने पास में इस फॉर्मूले का मान शून्य, इस फॉर्मूले का मान शून्य होने का मतलब ये है डेल्टा v बराबर जीरो और वेग में परिवर्तन, या इसको मैं ऐसे लिखूं और बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। जो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास में वेग का आया है, ये आया था, इसकी वैल्यू शून्य कब होगी, जब v कांस्टेंट रहे, v क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो उस स्थिति के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो शून्य होता है। वेग जब नियत रहता, वेग में परिवर्तन ही नहीं होता, तो वहां पर एक्सेलरेशन उत्पन्न ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ओके, धनात्मक कब होगा, ए धनात्मक, ए धनात्मक कब होगा, जब वेग बढ़े, जब वेग बढ़े, वेग क्या हो, इंक्रीज हो। ए ऋणात्मक कब होगा, जब वेग घटे, जब वेग घट रहा हो, कम हो रहा हो, तो उस स्थिति में जो ए है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।